चलो बच्चों, शुरू कर रहे हैं बेटा अपन। यहाँ से बेटा बात करनी है अपने को केमिकल रिएक्शंस। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? हेलो, यस सर। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है बेटा केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में मतलब इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान। आइए इसको समझे। केमिकल रिएक्शन विद मेटल्स में हम लिख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद मेटल्स सच एज जिंक, पोटेशियम, सोडियम एट्सेट्रा एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अब सर ये बहुत नई बात नहीं है हमारे लिए, पता है क्यों? क्योंकि बेटा शायद आप एसिड बेस वाले चैप्टर से इतनी बात जानते ही हो कि एसिड प्लस मेटल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक एसिड है तो वो किसी भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकता है। एसिटिक एसिड भी भले कार्बन कंटेनिंग है लेकिन भले ऑर्गेनिक कंपाउंड है पर है तो एक एसिड भी, उसकी प्रॉपर्टी है। तो वो भी मेटल के साथ, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बन जाता है और बन जाता है सॉल्ट। अब सॉल्ट कैसे बनेगा सर? अगर एसिटिक एसिड होता है CH3COOH तो खुद सोचो बेटा, ये अगर टूटेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा CH3COO माइनस और H प्लस। ये H प्लस तो मेटल से इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बन के उड़ गया। तो ये जो CH3COO माइनस है ये एक एनायन की तरह बिहेव करके कैटायन बन जाएगा इलेक्ट्रॉन देने के बाद। जिंक या कोई भी मेटल जो एक्टिव है, यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, वैसे एक्टिव मेटल सॉल्ट बना लेंगे। अच्छा, जिंक सॉल्ट किस स्टेट में बनाता है बच्चों? +2। तो अगर ये +2 में बनाता है तो ये -1 हो गया। तो क्रिस क्रॉस मेथड आपको शायद पता है, ये 2 चला जाएगा जिंक पे और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 आ जाएगा CH3COO में। ये जो सॉल्ट है बच्चों, इसका नाम आपको याद होना चाहिए, दिस इज जिंक एसिटेट। बात समझ में आती है? बोलना पड़ेगा। यस सर। अच्छा, आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। कुछ और एग्जांपल्स हैं। सर जिंक भी एक एक्टिव मेटल है, और भी हैं जैसे कि सोडियम। अगर एसिटिक एसिड का सोडियम के साथ रिएक्शन करोगे सेम काम होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और सॉल्ट यहाँ बनेगा सोडियम एसिटेट। लेकिन फॉर्मूले में क्यों फ़र्क है सर? क्योंकि बेटा सोडियम पे चार्ज होता है +1 और CH3COO पे -1, तो 1 है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपली CH3COO लिखा हुआ है। अच्छा, एक थोड़ा सा आपको बेटा यहाँ अजीब चीज़ लगेगी। बेटा यूजुअली हम जब सॉल्ट देखते हैं ना तो कैटायन पहले लिखते हैं, एनायन बाद में। यूजुअली ऐसा होता है। ऑर्गेनिक सॉल्ट्स जब लिखे जाते हैं बेटा तो ऐसा कंपलसरी नहीं है। क्यों? ट्रेंड है बेटा। क्या ट्रेंड है सर? एक्चुअली जो कार्बन कंटेनिंग चीज़ होती है उसको हम पहले लिखते हैं और सॉल्ट को, कैटायन को बाद में। हमेशा नहीं, कभी कभी जब, जैसे ऊपर देख लो वो ट्वाइस है तो हमने उसको बाद में लिख दिया, लेकिन जब सिंपली लिखा जाता है ना तो इसको लोग NaCH3COO नहीं लिखते। क्यों बेटा? ट्रेंड नहीं है। तो सर ये A+B- मतलब पहले कैटायन लिखना है दूसरा, बेटा ये कोई नियम नहीं है, ये जनरलाइज्ड बात है जो लोग मान लेते हैं। हेलो, इसीलिए यहाँ अगर जनरलाइज बात है तो, और कार्बन कंटेनिंग एसिड सॉल्ट के केस में ऐसा भी उल्टा भी लिखा जाता है। हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये बेटा हो गया मेटल के साथ रिएक्शन। अब मेटल के साथ जो एसिड का रिएक्शन है उससे रिलेटेड कुछ और जानकारी है जो कि नोट में मैं आपको दे रहा हूँ। ये जानकारी दे रहा हूँ बच्चों कि एल्कोहल प्लस मेटल्स ऑल्सो फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्यों सर? एल्कोहल के नाम में तो एसिड नहीं है, तो ये भी एसिड की तरह बिहेव क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने शायद एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा बच्चों कि हर हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होता है वो H+ के रूप में रिलीज किया जा सकता है। तो सच्चाई ये है बच्चों कि एल्कोहल यानी कि कार्बन की कोई भी चेन हो, अगर OH लगा है तो ये भी H+ दे सकता है। अगर दे सकता है तो इस H+ को भी कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये भी हाइड्रोजन गैस बनकर उड़ जाएगा। तो बच्चों एक्टिव मेटल्स जो हैं वो एल्कोहल को भी एक एसिड की तरह मानते हैं और वहाँ पे भी आप एसिड प्लस मेटल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस सोच सकते हो। तो पहले आपको ये जानकारी दी मैंने और फिर मैंने नीचे एग्जाम्पल्स के साथ समझा दिया। एग्जाम्पल पहला है कि जैसे CH3OH यानी कि मिथेनॉल प्लस मेटल फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट क्या बनेगा बच्चों? CH3ONa। क्यों? क्योंकि CH3O माइनस होगा और Na+ होगा। सर आपने बताया ही है कि यहाँ पे ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है कि कैटायन पहले एनायन बाद में, यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग चीज़ लगभग पहले लिखी जाती है। वैसे ही इथेनॉल प्लस मेटल फॉर्म्स सोडियम इथेनोएट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे बच्चों नाम नहीं लिखा है, आपने नोट्स शायद कंप्लीट कर लिए होंगे, तो मैं चाह रहा हूँ आप यहाँ नाम लिख दो बच्चों। ये पहले वाले सॉल्ट का नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम लिखेंगे सोडियम। अच्छा, ये मीथेनोइक, ये मिथेनॉल से बना हुआ सॉल्ट है तो इसको कहेंगे सोडियम मीथेनोएट।
क्या कहेंगे, दूसरा लिख देता हूँ, क्या कहेंगे बच्चों, फिर से बोलो, सोडियम मिथेनोइड. मीथेनोएट, नहीं वैसा अल्केनोएट नहीं बोलो, वो एस्टर का नाम होता है बच्चों। सोडियम मिथॉक्साइड और सोडियम इथॉक्साइड, नहीं बच्चों, इसका नाम लिखते ना, सोडियम मिथेनॉल का है तो इसको कहेंगे सोडियम मिथॉक्साइड। क्या कहेंगे, सोडियम मिथॉक्साइड. और इथेनॉल वाले के नीचे वाले को आपके पास जगह होगी, आप अच्छे से लिखिएगा, नीचे वाले को कहेंगे सोडियम इथेनॉल का है तो सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, मिथेनॉल से जो सॉल्ट बना वो मिथॉक्साइड और इथेनॉल से जो बना वो इथॉक्साइड। एक्चुअली O8 दूसरा होता है, उसमें एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है। आपको अभी एक्चुअली इतना नहीं पता तो कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे अगर आता है तो। इतना बात समझ में आती है, लिख लिया सबने? यस सर. चलो हटा दूं? यस. चलो, वैसे 10th के हिसाब से अगर आपको ये नाम ना भी पता हो तो बहुत तकलीफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चों, एसिड में आता है पॉइंट क्रमांक 3 इसके और कुछ रिएक्शंस। तो तीसरा में हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद अल्कलीज। अल्कलीज हमें पता होता है, हम एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर में जान भी चुके हैं। अल्कली क्या होते हैं बच्चों, अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड जो पानी में सॉल्युबल भी होते हैं। अच्छा, तो उनके साथ कैसे रिएक्शन होगा सर? वो बेस होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड होता है, तो एसिड और बेस अगेन सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। आइए देखें, लिखा है यहाँ पे मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कलीज, यानी कि NaOH, कॉमा है ये, 2 नहीं है, KOH एट्सेट्रा, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्यों? क्योंकि सर हमेशा एसिड प्लस बेस सॉल्ट और वाटर बनाता है। रिएक्शन में दिखाइए सर, देख लो बच्चों, रिएक्शन देख लो। रिएक्शन ये है कि एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस NaOH, ये बेस हो गया, एसिड प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट CH3COONA, और इसका H, इसका OH फॉर्म्स वाटर। देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सोडियम एसिटेट। बात समझ में आती है? बोलना पड़ेगा सबको। यस सर. अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे भी एक नोट है। क्यों? क्योंकि सर एल्कोहल आपने अभी अभी पढ़ाया एसिड के पहले, और आपने अभी अभी पिछले वाले नोट में बताया कि एल्कोहल भी H प्लस दे सकता है, तो वो भी एक एसिड बन सकता है। अच्छा, बन सकता है, इसीलिए वो मेटल के साथ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो कायदे से सर एल्कोहल बेस के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा बहुत अच्छी जानकारी है, याद रखना, एल्कोहल मेटल के साथ एसिड की तरह बिहेव कर सकता है बच्चों, पर एल्कोहल बेस के साथ सॉल्ट और वाटर नहीं बनाता। क्यों सर? ये है तो एसिड। नहीं बच्चों, शायद इसलिए इसके नाम में एसिड नहीं। हाँ, ये बात सही है कि ये O के साथ H जुड़ा है, और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है तो जाके ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके H प्लस बन के इलेक्ट्रॉन के साथ निकल जाएगा। लेकिन इसको बहुत आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला हो तो। अच्छा, मेटल्स के, मेटल हम शायद पिछले चैप्टरों से ही जानते हैं, मेटल्स के पास प्रॉपर्टी होती है बेटा कि उनके पास भयंकर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी उन्हें मेटल्स कहते हैं भी। आलो, बोलना पड़ेगा। यस सर. अच्छा, लेकिन बच्चों ये जो NaOH है ना, ऐसे बेसिस, हाँ ये इलेक्ट्रॉन देते तो ज़रूर हैं, पर ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली नहीं देते, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं इन फॉर्म ऑफ OH माइनस। हेलो हेलो, यस सर. तो ये OH माइनस के रूप में जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एल्कोहल का हाइड्रोजन जो है वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का आना महसूस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये OH माइनस उस शिद्दत से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, देगा नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगा। कहने की बात यह है कि एल्कोहल एट टाइम्स एसिड की तरह बिहेव तो कर सकता है, पर वो एक्चुअली एसिड कंप्लीटली है नहीं। वो तो कुछ कुछ कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन अगर फ्रीली मिल जाएं तो H प्लस रिलीज हो जाता है, जिसकी क्षमता केवल मेटल्स के पास है। हेलो, शायद इसीलिए एल्कोहल को हमने सिर्फ एल्कोहल का, एल्कोहल एसिड नहीं। हेलो यस सर. हेलो, यस सर. अच्छा,
हालांकि इसके पीछे और भी जस्टिफाइड रीज़न है, पर हो गया। सबसे आसान तरीका यही है समझने का। आइए हम इसको इंग्लिश में भी देख लें, क्योंकि आपको ये थ्योरी में पूछा भी जाता है। तो इंग्लिश इसकी पढ़ रहे हैं कि ऑल H प्लस आयन प्रोड्यूसिंग स्पीशीज कैन रिएक्ट विद बेस विच हैव स्ट्रॉन्गर एबिलिटी टू गिव H प्लस आयन्स देन वाटर। अच्छा, यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि हर वो स्पीशी, मैं एक्चुअली इस बात का रीज़न दे रहा हूँ, किस बात का, कि एल्कोहल में भले H प्लस देने की क्षमता तो है, तब ना वो मेटल के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन बना रहा था, लेकिन बेस के साथ वो रिएक्ट इसलिए नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे हम इंग्लिश में ये कह रहे हैं कि हर वो स्पीशी हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ा होता है, वो हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में तभी रिलीज हो सकता है जब उस स्पीशी के पास हाइड्रोजन यानी कि H प्लस रिलीज करने की टेंडेंसी किससे ज़्यादा हो। हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में रिलीज करने की टेंडेंसी ये RO माइनस और H प्लस कब देगा, जब ये H प्लस देने की टेंडेंसी पानी से ज़्यादा हो। क्योंकि बच्चों सच्चाई ये है कि पानी भी OH माइनस और H प्लस दे सकता है। हेलो, भले बहुत कम, भले बहुत नॉमिनल, भले मिनिमम। मैं आपको अगर एक फैक्चुअल बात बताऊं तो 25 डिग्री सेल्सियस में अगर आपके पास पानी के 1000 करोड़ मॉलिक्यूल हैं, कितने? 1000 करोड़। अगर आपके पास पानी के 1000 करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं तो पानी के पता है कितने मॉलिक्यूल्स केवल आयंस में टूटते हैं? 18। ये मैं आपको इसलिए अंदाज दे रहा हूं कि आप ये समझ सको कि कोई अगर एक पिताजी हैं, उनके पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो अपने एक बच्चे को 18 रुपए दें और बाकी को दूसरा, तो उन्होंने विभाजन किया है, माना जाएगा? नहीं सर, जिसको 18 दिया उसको कुछ नहीं दिया, यही माना जाएगा। तो अब एक ये बताओ, अगर किसी को 1000 करोड़ में 18 रुपए मिले तो ये मानेंगे कि उसको संपत्ति मिल गई या बहुत पैसा मिल गया? सर वो 18 रुपये हो सकता है वो फेंक जाए, कहे हो गया हम ही कछू न दे। हेलो, यस। अच्छा, तो पानी को क्या आप ये कहोगे कि पानी इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस बनाता है? अरे नहीं सर, 1000 में अगर 18 टूटेंगे तो हम नहीं मानते कि ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब आयंस नहीं बनाता, ये मानते हो ना? यस। अच्छा, तो अगर कोई ऐसी चीज है जो H प्लस पानी से भी कम देती है, तो क्या आप बताओ उसको एसिड मानना चाहिए? नो सर। बस इसीलिए बच्चों, एल्कोहल भले H प्लस दे सकता है, पर वो पानी से भी कम टेंडेंसी रखता है क्या H प्लस देने की, इसलिए बेस के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो केवल मेटल के साथ एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। तकलीफ? नो सर। आगे बढ़ रहा हूं मैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन क्रमांक 4 पे पहुंच रहा हूं मैं, और चौथा है रिएक्शन विथ बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स। अब आपने शायद जानते हो ये सॉल्ट्स होते हैं बच्चों। अच्छा, तो इनके साथ रिएक्शन क्यों होगा? क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि चाहे कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, ये सॉल्ट किस एसिड से बनते हैं बच्चों? कार्बोनिक एसिड, विच इज H2CO3। H2CO3 कैसा एसिड होता है बच्चों? वीक एसिड। ये शायद आपने एसिड बेस वाले चैप्टर में जाना है, पता है सबको ये वीक एसिड होता है। यस। अच्छा, तो कभी भी सॉल्ट अगर एक वीक एसिड से बना है तो ऐसा सॉल्ट वीक एसिड होगा, मतलब बेस स्ट्रांग होगा, तो ऐसा सॉल्ट कैसा होगा? बेसिक सॉल्ट। हेलो, यस सर। और कभी भी कोई बेसिक सॉल्ट की प्रॉपर्टी तो एक बेस जैसी होगी, तो क्या बेसिक सॉल्ट एसिड से रिएक्शन कर सकता है? हाँ सर, क्योंकि बेसिक सॉल्ट है तो मोर और लेस बेस ही। हेलो, यस सर। वही यहां पे लिखाया हुआ है मैंने आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स एंड प्रोड्यूस्ड ब्रिस्क एफरवेसेंस ड्यू टू लिबरेशन ऑफ CO2। कहने का मतलब एसिड प्लस भले ये सॉल्ट है पर ये बेसिक सॉल्ट है, इसलिए इसको मैं बेस मानूंगा, विच इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एसिड प्लस बेस फॉर्म्स न्यूट्रल सॉल्ट। यहां पे न्यूट्रल सॉल्ट क्या होगी? CH3COO माइनस और Na प्लस, यानी कि सोडियम एस्टेट, प्लस ये H इस HCO3 के साथ जुड़ेगा तो बन जाएगा H2CO3। लेकिन हमको ये भी पता है कि H2CO3 जो है ये एक वीक एसिड तो है ही है, साथ में एक अनस्टेबल एसिड है, मतलब ये डीकम्पोज कर जाता है। H2CO3 बना, लेकिन हमने लिखा नहीं, क्यों? क्योंकि टूट गया। H2CO3 किस में टूटता है बच्चों?
H2O और CO2 में, देखो बैलेंस भी हो जाएगा। H2CO3 को इसके दो फ्रैगमेंट्स में लिखो, H2 और CO2 जोड़ो, H2CO3 बन गया। हेलो, Yes, sir. अच्छा, इसीलिए कभी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो कि बेसिक सॉल्ट होते हैं उनके साथ एसिड रिएक्शन करता है तो सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। हालांकि सिर्फ सॉल्ट बोल देना चाहिए, सॉल्ट बनता है और H2CO3 बनता है, पर H2CO3 क्योंकि अनस्टेबल होता है तो डिकम्पोज करके H2 और CO2 में तब्दील हो जाता है। और शायद आपको पता है कि कभी भी CO2 गैस रिलीज होती है सर तो ब्रिस्क एफरवेसेंस, समझ रहे हो ना, कि आवाज़ करके गैस निकलती है जिसे ब्रिस्क एफरवेसेंस कहते हैं, जो कि एक्चुअली CO2 को टेस्ट करने का एक तरीका भी है। हेलो, Yes, sir. चलो बच्चों आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में आगे बढ़ते हुए हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अगले रिएक्शन को पढ़ रहे हैं और अगला पॉइंट है उसमें एस्टरिफिकेशन। अब बच्चों एस्टरिफिकेशन भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है लेकिन बड़ी फेमस है। क्या है सर, आइए देखें। बेटा एस्टरिफिकेशन मैं आपको हिंदी में पहले बता दूं, ये इंग्लिश में भले नाम है एस्टरिफिकेशन, हिंदी में इसका बेसिक सा मतलब है वो प्रक्रिया जिससे एस्टर बनता है। सर एस्टर क्या होता है? बेटा आपको सारे फंक्शनल ग्रुप नहीं बताए गए हैं 10th लेवल तक, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स बताए गए हैं। एस्टर उन्हीं जो आपको नहीं बताए गए हैं उन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स में से एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या कहलाता है वो? एस्टर। अच्छा, एस्टर जिस प्रक्रिया से, जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं एस्टरिफिकेशन, जिसमें यूज कौन होते हैं? एल्कोहल भी और एसिड भी। वो एस्टर कैसे बनाते हैं ये आपको फैक्चुअली पता होना चाहिए और उसी प्रक्रिया को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। आइए देखें, इंग्लिश लिखी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है एल्कोहल के साथ। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते बच्चों, इन्हें ना रिएक्ट कराने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत यहाँ पे करता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब मीडियम को स्ट्रॉन्ग एसिडिक बनाना पड़ता है हमको। किसकी मदद से हमें काम करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से। जब ये करते हैं तो क्या बन जाता है? एस्टर। और इसी रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखें। हम कौन सा एसिड हमने सबसे फेमस जाना है? एसिटिक एसिड। कौन सा एल्कोहल आप सबसे अच्छा फेमस जानते हो? इथाइल एल्कोहल यानी कि इथेनॉल, वही इसका जनरल नेम भी लिखा है, IUPAC भी दोनों का लिखा है। ये नॉर्मली आपस में रिएक्ट करेंगे? नहीं सर, क्या इस्तेमाल होगा? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड H2SO4। और बना ले होगा क्या बेटा? बेटा पानी ही बनाना है, लेकिन एक देगा H, दूसरा देगा OH, तो एक का मन में निकाल लो H और दूसरे का निकाल लो OH, पानी बन गया। और जो बचा उसको जोड़ दो। क्या बचा सर? आइए आपको फिर से एक बार अच्छे से दिखा दूं बड़ा करके। देखो बेटा CH3, आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे कर भी लेना बेटा, CH3COOH प्लस C2H5OH। इसमें एक में डब्बा बना देना कि एक दे रहा है H और दूसरा दे रहा है OH, पानी बन गया। ये डब्बा बना दिया सबने? हेलो, Yes, sir. अब आइए देखें एस्टर क्या होगा। सर जो बचा उसको जोड़ दो। बचा क्या बच्चों? CH3CO यहाँ बचा और यहाँ बचा OC2H5। तो इसको जोड़ के लिखोगे तो कैसे लिखोगे सर? CH3, फिर CH3 के बाद है C, फिर ये एक O, इसी के बाजू में दूसरा O, मतलब C, एक O और दूसरा O, और बाद में C2H5। हेलो, Yes, sir. ये पूरी फोटो एक फंक्शनल ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है एस्टर। क्या कहलाता है? Esther. अब बेटा एस्टर इसका खानदान का नाम है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड खानदान का नाम है ना, उसमें कार्बन की चेन कितनी भी हो सकती है, वैसे इस खानदान का नाम एस्टर है। तो सर इस खानदान के इस मेंबर का नाम क्या है? आइए, क्योंकि हमने सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ी लिखा, हमने तो प्रिसाइज एस्टिक एसिड लिखा, तो हमें समझ गए ये एस्टर की फैमिली को बिलोंग करता है। लेकिन कहलाता क्या है बच्चों? देखो ये है C2H5, इस बच्चे ने C2H2 लिखा हुआ है, आपको पता है ना ये C2H5 जाएगा, सुधार लो। सबने C2H5 कर दिया यहाँ पे? Yes, sir. हाँ, तो ये C2H5 कहाँ से आया? यहाँ से आया। C2H5 क्या कहलाता है बच्चों? इथाइल। और कौन से एसिड से ये बना है? एसिटिक एसिड से। तो इसको जनरली कहते हैं इथाइल एसीटेट। क्या कहते हैं? Ethyl acetate. और ये नाम मत लिखना बच्चों, ये फालतू है, काट दो।
तो एक बार फिर से रिएक्शन बता देता हूँ क्या हुआ। एसिटिक एसिड ने इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, बन गया एस्टर। लेकिन इस एस्टर को हम प्रिसाइसली क्या कह रहे हैं? इथाइल एसीटेट। सर क्या ये IUPAC नाम है? नहीं बेटा, ये जनरल नाम ही है, लेकिन आपको जनरल नाम भी पता हो तो मोर देन सफिशिएंट है। तो ये बन गया इथाइल एसीटेट और वाटर। और ये इथाइल एसीटेट कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? इट इज़ एन एस्टर। हेंस दिस प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्टरिफिकेशन। कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। हटा दूं? यस सर। रुक गया बेटा, लिख लेना तो हाँ बोलना। अब जो ऊपर का एस्टरिफिकेशन का एग्जाम्पल है बच्चों, उसको आप लिख सकते हो पहला एग्जाम्पल रोमन नंबर 1, और एस्टरिफिकेशन का एक और एग्जाम्पल है रोमन नंबर 2 कि एसिडिक एसिड ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पर इथेनाइल यानी कि 2 कार्बन के अल्कोहल की जगह यानी कि इथाइल अल्कोहल की जगह मैं 1 कार्बन का अल्कोहल भी यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि मिथाइल अल्कोहल, जिसका IUPAC ने मिथेनॉल होता है। तो भी क्या होगा? वही हो जाएगा सर। क्या सर? इसका CH3CO मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, CH3CO ये एसिड का आया, और अल्कोहल का क्या आ जाएगा बच्चों? मैं कलर बदल देता हूँ अल्कोहल का। अल्कोहल क्या आ जाएगा? OCH3। क्यों सर? क्योंकि उसका H और एसिटिक एसिड का OH मिलके क्या बना लेगा? पानी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो एक बार ये भी रोमन नंबर 2 करके रिएक्शन को पूरा कर दो। एसिटिक एसिड इतना तो आपने लिखा होगा, बस ये प्रोडक्ट में ढंग से बना रहा हूँ। CH3COOCH3 प्लस H2O, और ये प्रोडक्ट क्या है? ये एस्टर है। लेकिन एस्टर कहलाएगा क्या? सर ये तो बड़ा आसान है। ऊपर जब C2H5 था तो इथाइल एसीटेट बोला, तो CH3 है तो क्या बोलोगे? मिथाइल एसीटेट। हेलो, यस सर। ये हटा दूं? रिएक्शन हटा दूं, फिर इंग्लिश दिखा दूं? यस सर। चलो, तो देखें बच्चों, इंग्लिश ये आपके सामने है। इंग्लिश क्या हो गई इसकी? मिथाइल एसीटेट। ये मत लिखना बच्चों, नीचे का मत लिखना, आप जनरल नाम ही याद कर लो तो बहुत है। चलो, सुधार कर दिया नोट्स में सबने? यस। अब जो हमने नए फंक्शनल ग्रुप्स जाने जो कि एस्टर हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी आपको लास्ट में लिखी हुई है। बोला जा रहा है जो एस्टर होते हैं ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, प्रेजेंट इन फ्लावर एंड फ्रूट्स, यानी कि फलों में और फूलों में जनरली ये पाए जाते हैं, इसलिए शायद आप समझ भी सकते हो ये स्वीट, इनकी स्मेल बड़ी सुगंधित होती है। और एस्टर्स आर यूज्ड इन परफ्यूम्स कॉमा फ्लेवर्ड ड्रिंक्स, परफ्यूम्स में और फ्लेवर्ड ड्रिंक्स में इनका इंडस्ट्रियली इस्तेमाल भी होता है। ये जानकारी आपको एस्टर के लिए एक्स्ट्रा हो गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अरे ये तो ख़त्म हो गया। हाँ ये तो ख़त्म हो गया। चलो बच्चों, तो बढ़िया है।